तेज सिविल्स के प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है दिनेश टेकवानी और हमारी मैथ्स और रीजनिंग की जो सीरीज चल रही है उसके अगले लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। लेक्चर नंबर 8 पे आज हम बात करने वाले हैं जो कि है डेटा एनालिसिस यानी कि डेटा विश्लेषण, जिसमें हम सारणी, दंड आरेख, रेखीय आरेख, पाई चार्ट इन सब के बारे में बात करेंगे। देखिए, ये आरएएस और एसआई के मैथ्स और रीजनिंग सिलेबस के सबसे इजी टॉपिक्स में से एक टॉपिक है, ठीक है। और इससे हर साल एक सवाल तो आएगा ही आएगा, आरएएस और एसआई में दोनों में, और कभी कभी 2 सवाल भी आ सकते हैं। तो कितनी अच्छी बात है कि इजी टॉपिक है और एक सवाल आपको गिफ्ट में दे रही है आरपीएससी, जिसको आपको क्या करना है, सिर्फ इस टॉपिक के अंदर क्या क्या बातें ध्यान रखनी है। पहली चीज, ग्राफ पढ़ना आना चाहिए। अब आप इतने बड़े हो गए हैं तो ग्राफ व्राफ तो पढ़ ही लेंगे, थोड़ा बहुत मैं समझा भी दूंगा। ग्राफ पढ़ने के लिए आपकी आंखें ठीक होनी चाहिए बस, क्योंकि आंखें ठीक हैं तो आप पहचान लोगे कहां से कहां तक है, ठीक है। दूसरी बात, कैलकुलेशन। कैलकुलेशन इस टॉपिक के क्वेश्चंस में थोड़ी सी ज्यादा रहती है, इसलिए इस टॉपिक के क्वेश्चन को करने में हो सकता है आपको एक आधा मिनट ज्यादा लगे, लेकिन उस बात की टेंशन नहीं लेनी है क्योंकि ये हमें शॉर्ट शॉर्ट सवाल दे के जाएगा। तो अगर एक आधा मिनट ज्यादा भी लग रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमारे आरएस और एसआई के एग्जाम्स में जो प्रीलिम्स है उसमें ऐसा कोई टाइम का लोड होता नहीं है, अगर आप ठीक ठाक टाइम मैनेजमेंट करके चल रहे हैं तो, ठीक है। तो शुरू करते हैं। सिर्फ एक यही स्लाइड है कंसेप्ट वाले पार्ट की, उसके बाद हम सीधे क्वेश्चंस पे आएंगे क्योंकि ज्यादा कंसेप्ट समझने के लिए कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो टेबल पहला टॉपिक है ना इसका। टेबल तो आप सभी को पता ही है कि टेबुलर फॉर्म में कोई इंफॉर्मेशन है वो टेबल है, तो उसमें तो क्या बताना। सीधे शुरू करते हैं ग्राफ्स पे। तो टाइप ऑफ ग्राफ्स कौन कौन से हमारे सिलेबस के अंदर है। पहला है हमारा बार ग्राफ, ठीक है। बार ग्राफ के अंदर क्या है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। इसमें इंफॉर्मेशन कुछ इस तरीके से रहेगी जैसे कि मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे को कितना कितना अमाउंट जो है वो बिका है, तो आपको यहां से पढ़ना होगा ऐसे करके कि अच्छा ये 50 है या जो भी है, ठीक है, एक्सवाइजेड। यहां से इसको आपको वाई एक्सिस पे लेके पढ़ना होगा, ठीक है। बिल्कुल आम बात है, सभी को पता होगी पहले से, नहीं भी पता तो फिर देख लो। बार ग्राफ है, यहां से आपको पढ़ना है वाई एक्सिस पे जाते हुए, तो यानी कि फ्राइडे की वैल्यू ये है जो दी हुई है। ये बात खत्म हो गई आपकी बार ग्राफ की। दूसरा है आपका लाइन ग्राफ। लाइन ग्राफ में भी क्या है, सेम चीज को बस आपने पॉइंट वाइज में दिखा दिया और फिर उसको एक लाइन से आपने जोड़ दिया। इसको भी कैसे पढ़ना है, यहां से ऐसे पढ़ना है कि ये मंडे के बारे में बता रहा है, ये ट्यूसडे के बारे में बता रहा है, ये वेडनेसडे के बारे में क्या बता रहा है, वैल्यू बता रहा है। लेफ्ट में आपको वैल्यू देखनी है, नीचे आपको किस चीज की वैल्यू बता रहा है वो देखनी है, सिंपल बात। तीसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट और आरपीएससी का फेवरेट, वो है पाई ग्राफ। अब तक के आए हुए सारे पीवाई के उसमें से 80% सवाल जो है आरपीएससी ने पाई ग्राफ से पूछे हैं। पाई ग्राफ क्या होता है, एक सर्कल है जिसके अंदर सेक्शंस के माध्यम से हम अलग अलग चीजें बता रहे हैं। पाई ग्राफ में ध्यान क्या रखना है, आपको पता होगा कि एक पूरे सर्कल के अंदर कितने डिग्री का एंगल बनता है, 360 डिग्री का एंगल बनता है। तो करेगा क्या, ये 2 तरीके से पाई ग्राफ के अंदर आपको डेटा देगा। पहला तरीका क्या होगा कि यहां पर वो सिंपली आपको परसेंटेज में लिख के दे दे, तब तो कोई लोड ही नहीं है, परसेंटेज वाला चैप्टर हम कर ही चुके हैं। यानी कि आपको 100% के बेस पे मानते हुए जो टोटल नंबर दिया होगा उसका 35% जो भी दिया हुआ है वो निकालना है, बहुत ही आम बात है। सेकंड तरीके का सवाल जिसके आने की चांसेस थोड़ी ज्यादा होती हैं कि वो इसको डिग्री में ही दे दे, ठीक है। अब डिग्री में ही देते तो करना कैसे है, सपोज दैट जो ये वाला सेक्शन दिया हुआ है यहां पर उसका उसने दिया हुआ है 50 डिग्री, ठीक है, और टोटल वैल्यू उसने कुछ दी हुई है 120 या समथिंग एनीथिंग, ठीक है, कि टोटल इस पूरे ग्राफ या पूरे जो भी फिनोमिना है उसमें 120 मान है, उसमें से इस ऑरेंज वाले पोर्शन का 50 डिग्री है। तो निकालेंगे कैसे, 120 मल्टीप्लाई 50 अपॉन 360। ऐसा क्यों किया हमने, देखो सेम परसेंटेज से समझो। परसेंटेज में अगर मैं आपको मैंने बोला था कि 60 का 40% निकालो, तो आप क्या कर रहे थे, 60 मल्टीप्लाई 40 अपॉन 100, क्योंकि परसेंटेज पर 100 में होता है। सेम बात ये पर 360 में है, इसलिए 120 मल्टीप्लाई 50 अपॉन 360 कर दिया। सिमिलरली क्या करेगा वो कि सबके मान दे देगा, एक का मान गायब कर देगा। तो करना क्या है, सारे मानों को जोड़ के 360 से माइनस कर दोगे तो उसका मान आ जाएगा। दूसरा टाइप का सॉल्यूशन ये होगा, ठीक है। बाकी ऐसा कोई दिक्कत आएगी नहीं। एक चीज जो और आपको पता होनी चाहिए कि अगर मान लो कोई मान परसेंटेज में दिया हुआ है तो इसको कैसे बदलना है आपको डिग्री में, तो ये भी आप कर सकते हो। जैसे 35% दिया हुआ है तो 35 360 का कितना है वो निकाल लो आप, तो भी आ जाएगा, ठीक है। 360 का 35% निकाल लो, तो अगर परसेंटेज में आपको पाईग्राफ में कोई मान दिया है तो उसको आप डिग्री में भी चेंज कर सकते हो। एकदम सारी नॉर्मल बातें हैं, ठीक है। ये सब समझने के बाद अब हम आते हैं
मेन बात सवालों पे कि इस टॉपिक से किस तरह के सवाल आते हैं और उसमें हमें किस तरीके से मूव करना होता है और कैसे। मैं आपको बताऊंगा कि सॉल्व करना तो आप समझ ही जाओगे, बहुत ही ईजी है, लेकिन क्या क्या बातें आपको ध्यान रखनी है सवाल में जिससे कि एक्स्ट्रा टाइम वेस्ट ना हो और कम से कम टाइम के अंदर हम कैलकुलेशन कर लें इस टॉपिक से। ठीक है, चलिए पहले सवाल पे आते हैं। आरपीएससी के आरएएस एग्जाम में आया हुआ एक पीवाईक्यू है। ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है कि 4 बल्लेबाजों द्वारा एक टेस्ट मैच की दोनों पारियों में बनाए गए रनों को दर्शाया गया है। इस टेस्ट मैच में सबसे तेज रन किसने बनाए हैं? सिंपल बात है कि उसने क्या दे दी, फर्स्ट और सेकंड पारी में 4 बैट्समैन है, पी, क्यू, आर और एस। इन्होंने फर्स्ट पारी में कितने रन बनाए, कितनी बॉल खेली, सेकंड पारी में कितने रन बनाए, कितनी बॉल खेली, वो दे दिया चारों का और पूछ लिया सबसे तेज रन कौन बनाना है। यानी कि आपको पता होगा, अगर आप मैच देखते हैं, क्रिकेट देखते हैं, तो आपको पता होगा ये स्ट्राइक रेट की बात कर रहा है कि किसकी स्ट्राइक रेट सबसे ज्यादा है। अगर सपोज दैट आप मैच नहीं भी देखते, आपको स्ट्राइक रेट का फिनोमेना नहीं भी पता, तो भी बहुत सिंपल बात है कि सबसे तेज रन बनाने का मतलब क्या है कि मिनिमम बॉल्स मैक्सिमम रन, यानी कम से कम बॉल खेलकर ज्यादा रन कौन बना रहा है। या फिर हम सिंपल बात बोलें, अगर मैं स्ट्राइक रेट की टर्म्स में ही अगर बात करूं, तो अगर वो 100 बॉल्स खेल रहा है तो 100 बॉल्स खेलने में कितने रन बनाना है वो हमें निकालना है। तो सिंपली हम करेंगे क्या, क्योंकि हमें दोनों पारियों का स्कोर जोड़ना पड़ेगा, तो यहां हम लिख देते हैं पी। ठीक है, यहां हम लिख देते हैं रन्स। ठीक है, यहां हम लिख देते हैं बॉल्स। अब दोनों के दोनों पारी में रन और बॉल को हम क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। इसके रन कितने हैं, 79 और 56, तो 79 प्लस 56 कितने हो गए, 9 और 6 15, 5 और 12 और 1 13, 135। ये थोड़ा छोटा लग रहा है क्या, बड़ा करूं थोड़ा, इसको दिख रहा है, थोड़ा बड़ा कर देते हैं चलो। थोड़ा यहां से लाइन बना लेते हैं। ये हो गए आपके प्लेयर्स के नाम, ये पी हो गया, यहाँ तो स्पेस की नीड ही नहीं है। यहाँ कर लेते हैं रन्स और यहाँ कर लेते हैं बॉल्स। ठीक है, पी 79 प्लस 56, 79 प्लस 56, 9 और 6 कितना होता है, 15, 7 और 5 12 और 1 13, 135। और बॉल्स कितनी है इसकी, 91 प्लस 154, 4 और 1 5, 9 और 5 14, 145 बॉल्स। तो सॉरी 145 क्या भाई, 245 ना, 4 और 1 5, 15 और 9 24, हाँ 245। ठीक है, क्यू की बात करें, क्यू ने कितने रन बनाए हैं, 5 रन और 50 रन, डायरेक्ट लिख दें 55। ठीक है, डायरेक्ट लिख देते हैं 55। बॉल कितनी खेली इसने, 12 और 85 यानी कि 97। ठीक है, पी क्यू आर, आर ने कितना 14 रन और 61 रन, यानी कितने हो गए, 75 रन हो गए। और बॉल्स कितनी खेली है इसने, 76 और 99 यानी कि 175। 37 और 13 50 रन। ठीक है, 50 और 55 105 बॉल। अब देखो करना क्या है, हमने जोड़ दिया कितनी बॉल कितने रन। अब मुझे निकालना है स्ट्राइक रेट, या फिर सिंपल सी अगर बात बोलूं तो पर 100 बॉल्स पे कितने रन बनाए हैं, यानी कि एक तरह से परसेंटेज निकालना है मुझे बॉल्स के टर्म्स में। तो मुझे एक बात बताओ कि रेदर देन मैं एक एक का निकालूं, पहले मैं थोड़ा सा अपना दिमाग लगा के कुछ ऑप्शन एलिमिनेट कर सकता हूं क्या? मुझे एक सिंपल सी बात बताओ कि अगर मैं पहले ये देख लूं कि किसी के रन्स के डबल से ज्यादा बॉल्स तो नहीं है, और कुछ लोग ऐसे हैं क्या जिनके रन्स के डबल से कम बॉल हैं, तो मैं उन लोगों को पहले से ही एलिमिनेट कर सकता हूं। चलो 135 का डबल होता है 270, 270 से कम बॉलें हैं, ठीक है चलो कोई बात नहीं, आप मेरे गेम में हो। क्यू की बात करते हैं, 55 रन है, 55 का डबल होता है 110, 110 से कम बॉल खेली है, कोई दिक्कत नहीं है, आप भी मेरे गेम में हो। 75 रन 175 बॉल, 75 का डबल कितना होता है 150, ये तो 150 से भी ऊपर है, यानी क्या है रन के भी डबल से ज्यादा बॉल है, मतलब ये तो फास्टेस्ट हो ही नहीं सकता, क्योंकि पी और क्यू मेरे पास ऑलरेडी ऐसे लोग हैं जिनके रन के डबल जो बॉल है उनसे कम बॉलें उन्होंने खेली है, यानी कि ये मेरा एलिमिनेट हो गया, मुझे इसका
स्ट्राइक रेट निकालने की जरूरत ही नहीं है। ऐसे ही करके टाइम बचाना है आपको, समझ में आया? यानी कि पहले पूरा करने से पहले फटाफट से एक नजर मार लो कि क्या कहीं पे ऑप्शन है टाइम बचाने का। तो यहाँ ऑप्शन है, यहाँ देखो 50 रन 105 बॉल, 50 का डबल 100, 105 ज्यादा हो गया, इसको भी काट दो। यानी क्या करना है आपको, सिर्फ पी और क्यू को चेक करना है। तो कर लेते हैं सर, पी को चेक कर लेते हैं। कैसे करेंगे, पहले ऊपर रखेंगे रन्स 135 रन्स, बॉल्स हैं 245, जैसे हम परसेंटेज निकालते थे सेम वैसे ही मल्टीप्लाई 100, तो हमें क्या मिल जाएगा, स्ट्राइक रेट मिल जाएगा इसका। ठीक है, तो 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, ठीक है, 5 चौक 20, 5 नाम 45। अब कुछ और कटने की संभावना लग रही है क्या आपको? 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 5 चौकी 5 नाम 45, 49, 7 से कुछ है नहीं। यानी क्या करना होगा आपको, एक रफली डिवाइड देके देना होगा, डिवाइड देके देखना पड़ेगा कि कितना आ रहा है। ठीक है, यहां पर देखो यही है कि जो डेटा इंटरप्रिटेशन के सवाल होते हैं ना, उनमें कैलकुलेशन करते टाइम कॉन्फिडेंस क्यों फील नहीं होता, क्योंकि पूरा पूरा करता नहीं है, तो आपको बार बार चेक करना पड़ता है कि कहीं कोई गलती तो नहीं होगी। बाकी आपने जितने भी सवाल अभी तक करे उनमें क्या हो रहा था कि इजीली सब कट रहा था, हमें दिख रहा था कि हाँ हम ठीक कर रहे हैं क्योंकि पूरी पूरी संख्या में आंसर आ रहा है। पर यहाँ पे ऐसा नहीं होता है जनरली। ठीक है, तो 49 टू 70 में तो कितनी बार जाएगा भैया, 5 टाइम्स जाना चाहिए। 5 नाम 45, 5 चौक 20, 24, बच्चे कितने हमारे पास 25, 0, और ये जाएगा आपका फिर से 5 टाइम्स जाएगा 245, 5, और यहां लग जाएगा पॉइंट और 0, यानी लगभग 55.1 आ रहा है। पूरा नहीं करना आपको, लगभग निकाल लेना है। पहले क्यू का दिखे तो सही वहां कितना आ रहा है, माना पता चला कि वहां पे ही कम आ रहा है तो फिर कोई मतलब वहां पे आपका सवाल सॉल्व हो गया सिर्फ पूरे पूरे नंबर में ही, तो मुझे नंबर में तो आंसर देना ही नहीं है, मुझे केवल फास्टेस्ट और स्लोएस्ट निकालना है, सॉरी फास्टेस्ट निकालना है, केवल स्लोएस्ट भी नहीं निकालना। तो यहाँ आ जाते हैं 55/97 मल्टीप्लाई 100, कुछ कटने की संभावना दिख ही नहीं रही है, डायरेक्ट फटाफट से डिवाइड देके देख लेते हैं। देखो वैसे क्या है, इसका एक शॉर्ट तरीका भी होता है निकालने का, पर मैं ज्यादा शॉर्ट ट्रिक्स पे इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो जाओ, टाइम तो है ही एग्जाम में, तो ज्यादा शॉर्ट ट्रिक्स में जाने की जरूरत हमें है नहीं। ठीक है, तो 97 का अगर हम देखें तो भी ये 5 टाइम्स जाना चाहिए, 5 7 35, 5 9 45 48, ये जाएगा 5 टाइम्स 485, बचे कितने 65। ठीक है, 50 और 15 65, और ये 0। अब अगर देखते हैं 95 7 का 6 से करने से जा रहा है कि अगर 6 चल जाएगा तो काम हमारा वैसे हो जाएगा, 6 7 जा 42, 6 9 जा 54, और ये 58। ठीक है, 582 आगे सॉल्व करने की नीड है क्या, नहीं है, मुझे 56 मिल गया, यहाँ 55 था, दिख ही रहा है कि क्यू क्या है, ज्यादा स्ट्राइक रेट वाला बंदा है, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा क्यू। कुछ करना था ज्यादा क्वेश्चन में नहीं, सिर्फ कैलकुलेशन ध्यान से करनी है, सवाल को ये समझना है पूछा क्या है। ठीक है, इसने क्या पूछा था, फास्टेस्ट कौन है, अगर आप क्रिकेट देखते हैं तो पता होगा स्ट्राइक कैसे निकलती है, रन्स अपॉन बॉल्स मल्टीप्लाई 100। नहीं भी पता तो भी सिंपल बात है कि सबसे तेज रन का मतलब क्या है कि पर बॉल मतलब पर 100 बॉल्स कम ज्यादा रन कौन बना रहा है, तो क्यों सबसे ज्यादा रन बना रहा है, स्ट्राइक रेट है उसका 56। चलिए अगले सवाल पे आ गए हैं हम, और अब आप वीडियो को पॉज करो और सवाल को करने का ट्राई करो। आई होप आपने सवाल करने का ट्राई किया होगा। क्या कर रहा है, इसने एक टेबुलर फॉर्म में डेटा दिया है, मैं यूपीएससी का सवाल है ये आया हुआ सी सेट का, कि इसने क्या दिया, अलग अलग मुझे वर्ष दे दिए, यहाँ पर जन्म दर दे दी है और यहाँ पर मृत्यु दर दे दी है, और मेरे से पूछा यह है कि किस समय अवधि में प्राकृतिक विकास दर अधिकतम थी। अब थोड़ी बहुत जीएस की नॉलेज भी डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन में काम आ जाती है, जीके की नॉलेज, क्योंकि अगर आपको यही नहीं पता कि ये प्राकृतिक विकास दर का क्या मतलब होता है तो आप कैसे पता चलोगे। तो सिंपल बता दूं, प्राकृतिक विकास दर मतलब क्या होता है कि जन्म दर में से मृत्यु दर को आप माइनस कर दोगे तो क्या आ जाएगी, आपकी प्राकृतिक विकास दर आ जाएगी जनसंख्या की। ठीक है, तो हमें सिंपल बात क्या करनी है कि जन्म दर में से मृत्यु दर को माइनस करना है और ये निकालना है कि किस में मैक्सिमम है। अब मुझे एक बात बताओ, क्या आप हर साल की जन्म दर में से मृत्यु दर माइनस करने वाले हो? जी नहीं करने वाले, ऑप्शन तो 4 ही है ना, और यहां पर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो जो लोग ऑप्शन में नहीं है, जो साल ऑप्शन में नहीं है, उसको माइनस करके मैं अपना टाइम क्यों वेस्ट करूं। तो ये सवाल मैंने इसलिए डाला है, करना क्या है वो तो बहुत ईजी है, लेकिन आपको दिमाग कहां कहां लगाना है, दिमाग पहले ये लगाना है कि अगर 7 मेरे पास चेक करने के लिए एंटिटीज हैं, 4 एंटिटीज ही ऑप्शन के अंदर, तो बाकी 3 में चेक क्यों करूं, क्यों अपना टाइम उसके अंदर वेस्ट करूं। तो हम टाइम उसमें वेस्ट नहीं करेंगे। सबसे पहला साल क्या दिया हुआ है, 1911 से 1921,
माइनस कर लें 1911 से 1921, 48.1 में से 35.5 माइनस करना है। 11 में से 5 गए, बचे 6। ये कितना हो गया, 47 में से 35 गए तो हो गए 12, यानी ये कितना हो गया, 12.6 हो गया। ठीक है, अब इसके बाद दिया हुआ है 1941 से 1951। 1941 से 51 देखो 39.9 है और 27.4 है। 9 में से 4 गए तो बचे 5 पॉइंट, और 39 में से गए तो ये 12, तो 12.5 आ गया, ये उससे कम है वैसे भी। ठीक है, अब 1961 से 71 देख लें। 61 से 71, 41.1 से 18.9। ठीक है, 11 में से 9 जाएंगे, बचेगा 2, वो बच जाएगा 40। 40 में से गए 18 तो बचेंगे 22। 22.2 आ गया, अच्छी खासी संख्या हमारे को मिल गई है। अब है 1971 से 1981, तो 37.1 और 14.8। 11 में से 8 गए तो बचे 3, 36। 36 में से 14 गए तो बचे 22। 22.3 हमें क्या मिल गया, हमारा सबसे बड़ा नंबर मिल गया, यानी कि क्योंकि ये 22.2 था ऊपर वाला, नीचे वाला 22.3 सबसे बड़ा नंबर मिल गया। इसका मतलब डी इसका आंसर हो गया। करना कुछ नहीं, सवाल बहुत ईजी है, केवल समय कैसे बचाना है वो मैं आपको सिखा रहा हूं। ठीक है, तो इस तरीके से ही आपको थोड़ा सा सुजाग रहते हुए, अपना दिमाग लगाते हुए डेटा इंटरप्रिटेशन सवाल को सॉल्व करना है। अब आप देख रहे हो कितना इजी सवाल है, ये तो सी सेट का लेवल है, मतलब आरएएस का लेवल। तो आप क्या इमेजिन करोगे कि यूपीएससी सी सेट में इतना आसान सवाल पूछा जा रहा है। ठीक है, इस टॉपिक से चलिए, क्योंकि टॉपिक ही आसान है, करेंगे हम। ठीक है, चलिए अगला सवाल आ गया है आपकी स्क्रीन के ऊपर। इसके अंदर 3 सवाल दिए हुए हैं। इस तरह से भी आपको जैकपॉट मिल सकता है कि हम तो प्रे करते हैं कि ऐसा बड़ा सवाल आ जाए और उससे 2 या 3 सवाल पूछ ले, तो वैसे ही सब बच्चों का वो सवाल क्या हो जाए, सही हो जाए। सबका नहीं, मतलब जिन्होंने थोड़ी प्रैक्टिस करी है उनका सही हो जाए। सबका सही हो जाएगा तो इफेक्टिवली फिर कोई उसका फायदा ही नहीं हुआ। चलिए वीडियो को पॉज कीजिए, करने का ट्राई कीजिए। आई होप आपने सवाल करने का ट्राई किया होगा। थोड़ा समय लगा होगा क्योंकि सवाल बड़ा है, तो समय लगना तो लाजमी सी बात है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आराम से कर लेंगे। क्या कह रहा है कि 3 प्रश्न दिए गए हैं, ग्राफ पर आधारित हैं। किसी वर्ष में 6 माह की अवधि के दौरान 3 अलग अलग प्रकार के स्टील के आयत बता रखे हैं। ठीक है, यानी क्या है, एक कुंडली स्टील है, कॉइल, एक चादर स्टील है, एक कतरन स्टील है, और उनकी उन्होंने क्या दे दी, ब्रैकेट के अंदर वो भी दे दी, प्रति टन लागत भी दिखा दी इन्होंने। ठीक है, यानी कि आपको बार ग्राफ दिया हुआ है, बार ग्राफ के अंदर उसने कुल 6 महीने हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून। इसमें 3 तरह के स्टील हैं। जो खाली ब्लैंक वाला है वो कुंडली के बारे में बता रहा है, जो ऐसे लाइनिंग वाला है वो चादर के बारे में बता रहा है, और जो ये बॉक्स बने हुए हैं ये कतरन स्टील के बारे में बता रहा है। और ब्रैकेट में इन तीनों की पर टन वैल्यू भी दे दी। अब 1000 टन की वैल्यू भी दे दी, प्रति टन औसत लागत भी बता रहे हैं, और यहां पर उन्होंने 1000 टन में कितना आयात हो रहा है वो लेफ्ट वाई एक्सिस पे बता दिया। ठीक है, सवाल पहला ये है कि वर्ष के प्रथम 3 माह में चादर स्टील का आयात कुंडली स्टील के आयात से कितना अधिक था। पहली बात तो हमेशा ध्यान रखना है कि कितने टाइमलाइन तक उसने लिमिट किया है और किन चीज की बात कर रहे हैं। वर्ष के पहले 3 महीने, यानी वो केवल जनवरी, फरवरी और मार्च की बात कर रहा है, और बोल रहा है चादर स्टील। चादर स्टील कौन सा वाला है, ये लाइन वाला, और कुंडली स्टील यानी कि ये ब्लैंक वाला। इसका आयात कितना अधिक था, चादर का कितना अधिक था। करना क्या है, चादर का 3 महीने का निकालना है, कुंडली का 3 महीने का निकाल के जोड़ना है और माइनस कर देना है। ठीक है, तो हम चादर का बता लेते हैं पहले, कितना आ रहा है भाई। चादर स्टील का हम देखते हैं जनवरी के अंदर। चादर स्टील कौन सा वाला है, ये वाला। देखो जनवरी में अगर आपको बिल्कुल ऐसे मिला के देखना है लाइन, कोई जल्दीबाजी नहीं करनी। 40 आ रहा है जनवरी के अंदर, कितना आ रहा है 40 प्लस। फरवरी में देखो ध्यान से एकदम, कहाँ जा रहा है ये एकदम 36 पे जा रहा है या 36 से कहीं ऊपर नीचे है, एक बार ध्यान से देख लेते हैं हम। देखो ध्यान से, यहाँ देखो 36 से ऊपर है। 36 और 38 के बीच में कितना होता है, 37 होता है। ठीक है, तो ये भी निकालना पड़ेगा, कई बार आंखों का भी टेस्ट हो जाता है। तीसरा, मार्च में देखो थोड़ा सा नीचे है ये पिछली बार से, यानी एग्जैक्ट 36 है। कितना हो गया ये, 40 और 30 70 और 3 100 13 113 हो गया। क्या हो गया ये, चादर का पहले 3 महीने का 113 हो गया सर। ठीक है, दूसरे पे आते हैं, इसको मिटा देते हैं जिससे कि हमें देखने में आसानी हो। ठीक है, दूसरा है हमारा कुंडली, कॉइल। कॉइल यानी ब्लैंक वाला, ब्लैंक वाले का जनवरी में देखो, एकदम मिला के देखना है, कोई शर्म करने वाली बात नहीं है। 30। ठीक है, जनवरी में कितना है इसका, चादर के बाद ये है आपका कुंडली, 30। ठीक है,
इसके बाद फरवरी का देखें कितना है ये 31, यानी पता नहीं ये आंखों का टेस्ट कर रहे हैं इंसान के या फिर मैथ का टेस्ट कर रहे हैं। 31। तीसरा जो है वो है 32 और 34 के बीच में है क्या, फिर से चेक करने। हाँ 33। ठीक है, ये बीच बीच वाले और दे रखे हैं इन्होंने। 30 और 3 90, 90 और 94, यानी कि 113 में से 94 गए तो कितने बचे, 19 बचे क्या। 13 और 6 19, हाँ 19 है ऑप्शन में, जी हाँ बिल्कुल है। ठीक है, यानी क्या करा हमने, कुछ दिमाग नहीं लगाया, केवल ग्राफ को पढ़ने में ध्यान रखना है कि कोई गलत हम ना पढ़ लें, एकदम लाइन बना के खींच के पढ़ो, क्योंकि ऐसा सवाल आ सकता है, ठीक है, जो आपको कंफ्यूज कर देगा। चलिए आगे चलते हैं। दूसरा सवाल, 6 माह की अवधि के दौरान आयात किए गए चादर स्टील का सन्निकट कुल मूल्य डॉलर्स में कितना था। चादर स्टील इसकी बात कर रहा है, पूरे 6 महीने की बात कर रहा है। 3 महीने का तो मैंने ऑलरेडी निकाल के जोड़ लिया है 113। 3 महीने का और निकाल लेते हैं और उसको क्या है, जो इसके पर 1000 की वैल्यू दी हुई है उससे कर देंगे मल्टीप्लाई। ठीक है, 3 महीने का मैं निकाल चुका हूं, इसको मिटा देता हूं वापस से। करना कौन सा है, चादर स्टील, यानी कि जो बीच में लाइनिंग वाला दिया हुआ है इसकी बात चल रही है। ये दोनों इक्वल थे क्या आपस में, एक तो बड़ी स्क्रीन पे दिख भी समझ में नहीं आ रहा, हाँ इक्वल है, यानी कि थर्ड ईयर में कितना था ये 36 था, 36। और इसके बाद इधर ये कितना है, ये 33 है क्या। हम्म हाँ जी 33 है। ठीक है, आखिरी महीने का भी इससे मिलता बराबर ही लग रहा है एकदम। ठीक है, ये भी 33 है। 6 और 3 9 और 3 12, 3 और 3 102 और 113 215। ठीक है, 215 को हमें मल्टीप्लाई किससे करना है, 256 से। ठीक है, तो 256 ऊपर लिख लें, थोड़ा इजी रहेगा मल्टीप्लाई करना। 256 और 215, 6 पंजे 30, 55 25 और 3 28, 5 10 और 2 12, 6 दूनी 12, 5 दूनी 10 और 1 11, 2 दूनी 4 और 1 5, 0 8 और 6 14। ये दो यहाँ पर, एक सेकंड लिखने में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है क्या। 2 1 5। 6 5 and 2, 6 दूनी 12, 5 दूनी 10 और 1 11, 2 दूनी 4 और 1 5, 0 5 2 7 और 2 9 और 1 10, 2 3 4 5। ऐसा तो कोई ऑप्शन ही नहीं है इन शॉर्ट। देखिए बड़ी स्क्रीन पे देखने में दिक्कत हो रही है, आप इसको करके मल्टीप्लाई कर सकते हो, इसमें हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आप जोड़ के और मल्टीप्लाई कर लेना। ठीक है, मैं आ रहा हूँ थर्ड सवाल, अगले सवाल पे, क्योंकि यहाँ बड़ी स्क्रीन पे इतना पास से देखने में ये समझ में नहीं आ रहा है, आप अपनी कॉपी से इसको मिला सकते हो। वर्ष के प्रथम 3 माह में आयातित चादर स्टील और कतरन स्टील का सन्निकट अनुपात क्या है। पहले 3 माह के अंदर चादर स्टील, चादर स्टील का पहले 3 माह का तो निकाल ही चुका मैं 113। ठीक है, बार बार वही यूज आ रहा है। और कतरन स्टील, यानी कि इस बार थर्ड वाले की बात कर ली, इन दोनों का अनुपात क्या है, यानी पहले 3 महीने का हमने चादर का जोड़ रखा है, अगले 3 महीने का हम कतरन का जोड़ेंगे और क्या कर देंगे उसमें डिवाइड दे देंगे। कतरन कितना है भाई, फिर से वही समस्या मेरे ऊपर, 32 दिख रहा है मुझे, जो मुझे दिख रहा है उस अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ बड़ी स्क्रीन पे बड़े पास से बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है। सेकेंड जो है मुझे 34 दिख रहा है। ठीक है, तीसरा जो है ये अब ये 32 है, 31 में से कोई एक है 32 ले लेते हैं। हाँ फर्स्ट और थर्ड इक्वल है। ठीक है, 4 और 2 6 और 2 8 और 9 98, यानी कि 113/98। अब देखो एग्जैक्ट किस में क्या दिया हुआ है, पॉइंटों में दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, रफली एक बार पॉइंटों में निकाल के देख लेंगे कि क्या कोई सन्निकटन अमाउंट हमें मिल रहा है या, क्योंकि वो खुद ही कह रहा है कि सन्निकटन में आएगा। ठीक है, 98, ये तो 1 से ही जाएगा, 98
और ये बचेगा आपका 52, यानी कि हाँ ठीक है 1.15 के अराउंड आएगा, नहीं 1.2 हो गया, तो 1.2:1 इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो थोड़ा बहुत क्या रहेगा कि इतना कॉन्फिडेंस फील नहीं होगा जब आप कैलकुलेशन कर रहे होंगे, लेकिन आपको ध्यान से कैलकुलेशन करनी है। जैसे कि यहाँ देखो 1.15 आया और इसने सन्निकटन में पूछा, तो 1.15 आया तो उसका सन्निकटन क्या होगा 1.2 होगा। अगर यहाँ पर सवाल में 1.1 भी दे देता तो हमें क्या करना होता, हमें 1.15 के बाद निकाल कर देखना पड़ता कि 1.15 के बाद 5 से ऊपर आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, अगर 5 से ऊपर आ रहा होता तो वो हमारा 1.2 में काउंट हो जाता। ठीक है, ये सन्निकटन वाला इतना मैं एक्सपेक्ट नहीं करता कि इतना ज्यादा वो पूछेंगे, इस एक बार यूपीएससी ने पूछ लिया है, पर फिर भी उन्होंने देखो 1.1 ऑप्शन में नहीं दिया, जिससे कि कोई डाउट क्रिएट ना हो। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। अब ये इस तरह का सवाल ना अब मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं आरपीएससी से, यूपीएससी में आया हुआ सवाल है, लेकिन ग्राफ को आपको कितना पढ़ना आ रहा है उसका एक बहुत अच्छा टेस्ट है ये। तो वीडियो को पॉज करो और करने का ट्राई करो। आई होप आपने करने का ट्राई किया होगा। कैलकुलेशन कुछ नहीं करनी इसमें ज्यादा, सिर्फ ग्राफ को पढ़ के थोड़ा बहुत जीएस की नॉलेज भी यूज करनी है। ये क्या कह रहा है कि दिए गए ग्राफ पर विचार कीजिए, किसी देश की जन्म दर और मृत्यु दर दी गई है। ठीक है, देखो ये जन्म दर है 1970 के अंदर, ये जन्म दर ऐसे है, ये मृत्यु दर है। ठीक है, अब आपको पता है कि जन्म दर में से मृत्यु दर माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगी, जनसंख्या की प्राकृतिक विकास दर आ जाएगी। यहाँ पे एक चीज देखो क्या कह रहा है कि आलेख को देखकर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि वर्ष 1990 से 2010, मुझे यहां से यहां तक देखना है, 1990 से 2010 तक क्या जनसंख्या की वृद्धि दर बढ़ रही है। वृद्धि दर मतलब जो ये गैप है, जो ये गैप है, ये जितना ज्यादा बढ़ेगा उतना ज्यादा जनसंख्या की वृद्धि दर बढ़ेगी। अगर मैं 1990 से देखूं तो यहां तो ये आपको बढ़ती हुई दिख रही होगी कि ये बढ़ रही है, बढ़ रही है, लेकिन एक बार 2000 के बाद देखना, 2000 के बाद ये दोनों क्या हो गई हैं, एकदम पैरेलल लाइन हो चुकी है, समानांतर रेखा हो चुकी है। इसका मतलब क्या है, यहां तक तो ये बढ़ रही थी, लेकिन इसके बाद इसने बढ़ना बंद कर दिया, ये स्थिर हो गई, जनसंख्या वृद्धि दर स्थिर हो गई, क्योंकि क्या हो गए, दोनों पैरेलल लाइंस हो गई। इसका मतलब क्या है कि पूरे टाइम में तो ये नहीं बढ़ रही थी, यानी कि ये ऑप्शन तो गलत है। सेकंड ऑप्शन के जनसंख्या वृद्धि दर घट रही है, नहीं घटने का तो सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि पहले ये बढ़ रही है और उसके बाद ये स्थिर हो गई है, तो ये ऑप्शन भी गलत। तीसरा ऑप्शन जनसंख्या की वृद्धि दर स्थिर रही है, भाई अगर ये 2000 से 2010 तक की बात करता तो ये ऑप्शन सही होता, लेकिन ये बात कर रहा है 1990 से 2010 तक की, तो पहले वो बढ़ रही है फिर वो स्थिर हो रही है, तो दोनों ही ऑप्शन गलत हो जाएंगे। और जो डी वाला ऑप्शन है कि जनसंख्या की वृद्धि दर किसी प्रवृत्ति को नहीं दिखा रही, वो इसका सही जवाब है। कभी कभार लगता है कि ये ऑप्शन तो कभी सही होता ही नहीं है, लेकिन देखो यूपीएससी ने दिमाग लगा के इसमें यही ऑप्शन सही रखा, जिससे कि या तो बच्चा यहां गलती कर दे ए वाले में, या बच्चा सी वाले में गलती कर दे। ठीक है, ज्यादातर संभावना ये होती है कि हम ए वाले में गलती करते हैं, क्योंकि हम इतना ध्यान से देखते नहीं है कि ये देखिए लास्ट में ये दोनों क्या हो चुकी हैं, पैरेलल हो चुकी हैं, मतलब जनसंख्या वृद्धि दर अब बढ़ नहीं रही बल्कि एक स्थिर हो चुकी है। जनसंख्या स्थिर नहीं हुई है, जनसंख्या वृद्धि दर स्थिर हुई है। और समझते हैं अगले क्वेश्चन से, क्या कह रहा है कि आलेख के संदर्भ में 1970 को आधार वर्ष मानकर निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, अब पूरा देखना है आपको 1970 से 2010 तक। 35 वर्षों के पश्चात जनसंख्या स्थिर हो गई, 35 वर्षों के पश्चात यानी कि 2005 के बाद क्या जनसंख्या स्थिर हो गई। जनसंख्या जी नहीं, जनसंख्या स्थिर नहीं हुई है, जनसंख्या की वृद्धि दर स्थिर हुई है। यहीं पे आपके जीएस की नॉलेज काम आएगी। जनसंख्या स्थिर होने का मतलब क्या है, मान लो 2010 में अगर 80 लाख लोग थे तो 2020 में भी 80 लाख ही लोग हैं, इसको बोलते हैं जनसंख्या स्थिर होना। जनसंख्या वृद्धि दर स्थिर होने का क्या मतलब है, मान लो 2000 से 2010 के बीच 10% की रेट से जनसंख्या बढ़ रही थी, मतलब अगर यहाँ पे 8000 थी तो यहाँ पर 8800 हो गई। तो अब 2010 से 2020 के बीच भी वृद्धि दर 10% ही है, तब होगा जनसंख्या वृद्धि दर स्थिर होना, यानी कि 8800 पे फिर से 10% की ही वृद्धि होगी। समझ रहे हो, इसे कहते हैं जनसंख्या वृद्धि दर स्थिर होना। और यहाँ पे वही हो रहा है, क्योंकि जन्म और मृत्यु दर के जो अंतर है वो क्या हो गया, एक पैरेलल लाइन हो गया, यानी कि जनसंख्या वृद्धि दर स्थिर हुई है। यानी कि पहला स्टेटमेंट क्या है आपका, गलत है। दूसरा स्टेटमेंट वही बात कर रहा है कि 35 वर्षों के पश्चात जनसंख्या वृद्धि दर स्थिर हो गया, ये बात बिल्कुल सही है। अब आप देखो पहला ऑप्शन गलत। अब एलिमिनेशन मेथड कैसे करते हैं, मैं थर्ड और फोर्थ ऑप्शन पे गए बिना बात कर रहा हूं। पहला ऑप्शन गलत, जहां जहां 1 लिखा हुआ है वो काट दो,
दूसरा ऑप्शन सही, यानी जिस ऑप्शन में दो ऑप्शन नहीं है उसको काट दो। यहाँ पर 2 और 4 है, यहाँ 3 और 4 है, यहाँ 2 गायब है, यानी ये काट दो। यानी ऑप्शन डी आपका आंसर हो गया। विदाउट थर्ड और फोर्थ पढ़े हुए हम आंसर तक पहुंच गए। अब हम थर्ड और फोर्थ पढ़ेंगे, अपनी नॉलेज के लिए पढ़ेंगे, और एग्जाम में भी आपको पढ़ के कंफर्म भी करना है कि हम सही कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। लेकिन किसी सवाल में अगर ऐसा हो रहा है कि 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, 2 में आप एकदम श्योर हैं, तो उन 2 से एक बार आप ऑप्शन चेक करके ट्राई करो, क्या उन 2 से हम आंसर तक पहुंच रहे हैं। इसे ही कहते हैं एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, अब थर्ड ऑप्शन ये क्या कह रहा है कि पहले 10 वर्षों में मृत्यु दर 10% की गिरावट, पहले 10 वर्षों में मृत्यु दर में 10% गिरावट हुई है क्या भाई? पहले 10 वर्षों में यहां देखो मृत्यु दर कितनी थी 25, पहले 10 वर्ष, यहाँ कितनी हो गई 21 या 22 मान लो। ठीक है, 21 भी माने हम, तो 25 से 21 हो गई, यानी 4 की गिरावट हुई है। तो गिरावट क्या है 10% की है? जी नहीं, 4/25 मल्टीप्लाई 100, 25 चौक 16% गिरावट है ये तो, 10% की नहीं है। यानी ये ऑप्शन क्या है? गलत है। और देख लो 2 और 4 ही ठीक थे हमारे पहले वाली टेक्नोलॉजी से भी, गलत है। फोर्थ सही होगा। 35 वर्षों के बाद जन्म दर स्थिर हो गई है क्या? हाँ बिल्कुल सही है, जन्म दर स्थिर हो गई यहाँ पर, यानी ये क्या है? सही है। सेकंड और फोर्थ ऑप्शन ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। चलिए अब हम आरपीएससी के एक पीवाईक्यू पे आते हैं, आरपीएससी का फेवरेट पाई चार्ट। ठीक है, समझा तो मैंने कंसेप्ट समझा ही दिया आपको पाई चार्ट का। वीडियो को पॉज करो और करने का ट्राई करो। आई होप आपने सवाल कर लिया होगा, बिल्कुल आसान सवाल है। क्या कह रहा है? एक गांव की जनसंख्या है 3,60,000, इसमें विभिन्न व्यवसायों को पाई चार्ट में दिखा दिया, कितने लोग नौकरी कर रहे हैं, कितने उद्योग कर रहे हैं, कितने व्यापार कर रहे हैं, कितने कृषि कर रहे हैं, कितने परिवहन कर रहे हैं। सवाल क्या है? नौकरी और परिवहन में लगे व्यक्तियों का योग निम्नलिखित में से किन व्यवसाय में लगे लोगों के बराबर है। अब मुझे एक बात बताओ, मेरे पास डिग्री में सबकी वैल्यू है, इसने सिर्फ इतना बोला कि नौकरी और परिवहन में लगे हुए लोग किन 2 व्यवसाय में लगे लोगों के बराबर हैं। तो मुझे क्या कोई नीड है क्या 3,60,000 से 120 डिग्री कितना वो निकालने की, कि 360 मल्टीप्लाई 120 100, पहले मैं नौकरी का निकालूं, फिर मैं परिवहन का निकालूं, फिर मैं उन दोनों का जोड़ूं? अरे क्यों करूंगा मैं इतने दिमाग, मैं सीधे ही डिग्री के डिग्री में ही देख लूंगा ना। 120 और परिवहन कितना है 24, तो 120 प्लस 24 कितना हो गया 144 डिग्री। अब इन जो ऑप्शन दिए हुए हैं उसमें से कौन से 2 व्यवसाय में 144 डिग्री बन रहा होगा, वही मेरा आंसर हो गया। तो मुझे 3,60,000 को यूज ही नहीं है पूरे क्वेश्चन में, जरूरत ही नहीं है इसकी। ये सिर्फ आपको टाइम वेस्ट करने के लिए दिया हुआ सवाल है। डेटा एनालिसिस में मुझे लगता है कि हर एग्जाम में सिर्फ उसका टारगेट होता है आपका टाइम वेस्ट करना। ठीक है, तो वही टारगेट से हमें बचना है। करना क्या है वो तो लगभग 95% बच्चे कर लेंगे, जिन्होंने भी मैथ्स को आज तक हाथ भी लगाया होगा ना, थोड़ा बहुत भी आता है, सवाल सब कर लेंगे, लेकिन समय कैसे बचाना है वो समझने वाली बात है। ठीक है, चलिए तो अब कृषि और परिवहन, कृषि 108, परिवहन 24, जोड़ना जरा 112 और 20 कितने 132 हुए? नहीं, ये नहीं हुआ। व्यापार और उद्योग, व्यापार है 36, 72 वैसे भी नहीं होगा, हटाओ। कृषि और व्यापार 108 36, हाँ ये हो गया ना। 108 और 36 कितने होते हैं? 144 ही तो होते हैं, ये भी हो गया आपके 144। तो बस हो गया आपका जवाब नंबर 3। कितना आसान था ना, कुछ करना था नहीं, सिर्फ 2 आपको दे दिए कि इन दोनों का योग कर लो, इन चारों में से कौन से 2 का योग इनके इक्वल है। इससे आसान सवाल तो मतलब आ ही नहीं सकता एग्जाम में। चलिए अगला सवाल भी वैसे ही है आसान सा, वीडियो को पॉज करो, करने का ट्राई करो। आई होप आपने सवाल कर लिया होगा। क्या कह रहा है ये? नीचे दिए गए पाई चार्ट का अध्ययन कीजिए भैया। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ में फर्स्ट जो है वो है गवर्नमेंट जॉब वाले, सेकंड में है प्राइवेट जॉब वाले, थर्ड में है निगमित क्षेत्र में रोजगार वाले, फोर्थ में स्वरोजगार वाले, और 5वें में बेरोजगार। अगर किसी शहर में कुल वयस्क है 60,000 तो कितने लोग बेरोजगार हैं? आप बताइए, कहीं कोई दिक्कत है इस सवाल में? सबकी वैल्यू दी हुई है आपको, सिर्फ सिंपल पूछा कि बेरोजगार लोग कितने हैं। बेरोजगार की डिग्री कितनी है? 18 डिग्री, 60,000 लोग हैं। तो मैंने क्या बताया था आपको, जो टोटल नंबर दिए हुए हैं उसमें डिग्री अपॉन 360, क्योंकि ये क्या है पूरा डिग्री में दिया हुआ है तो 360 डिग्री होता है। तो सेम जैसे परसेंटेज में हम मल्टीप्लाई और अपॉन 100 करते हैं ना, यहाँ पे 360 करना है, बस इतना सा अंतर है। इससे ये कट जाएगा 6 चंग 36, 6 3 18, 3 एकम 3 2, और ये कितने हो गए 3000, बस 3000 आंसर हो गया। अब आप बताओ, आरपीएससी में आया हुआ सवाल है, कितना आसान सवाल है, 1 मिनट से ऊपर भी नहीं लग रहा। मतलब यूपीएससी ने तो कम से कम हमारा टाइम वेस्ट तो किया था, हमारा कैलकुलेशन इतनी हार्ड दी थी कि कैलकुलेशन करने में टाइम लग रहा था। आरपीएससी तो उतना भी नहीं कर रहा, वो भी आप बच्चों पर रहम कर रहा है कि कम से कम मैथ्स का एक सवाल तो
2 सवाल तो इजीली कर ही लें सब लोग, ठीक है। तो इस टॉपिक में बिल्कुल नहीं चूकना, चाहे आपको मैथ्स बचपन से कुछ भी नहीं आती हो, फिर भी इस टॉपिक का सवाल तो आप सही करके ही आओगे। ये दूर से ही दिख जाएगा, पहला सवाल ही ये करना चाहे तो दूर से दिख जाएगा, फोटो बनी हुई होगी कोई ना कोई, तो बस वही सवाल पहला करना है मैथ्स में, जिससे कि कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाए। चलिए अब हमारे अगले सवाल की तरफ चलते हैं। वीडियो को पॉज करो, सेम वही है, करने का ट्राई करो। आई होप मैंने सॉल्व करने का ट्राई किया होगा। इस बार क्या दिया है, परसेंटेज में दिया है, बहुत अच्छी बात है, और इजी हो गया। एक पुस्तक के प्रकाशन में होने वाले व्यय का प्रतिशत दिया हुआ है। प्रचार, रॉयल्टी, जिल्द क्या होता है भैया, बाइंडिंग, अच्छा, पेपर, ट्रांसपोर्ट और प्रिंटिंग में कॉस्ट दिया हुआ है, परसेंटेज में दिया हुआ है, सबकी वैल्यू दी हुई है, निकालने की भी जरूरत नहीं है। पुस्तकों की विशेष संख्या के लिए यदि रॉयल्टी पर होने वाला व्यय जो है वो 22,950 है, तो प्रिंटिंग पर होने वाला व्यय निकालना है। यानी कि आपको टोटल व्यय नहीं दिया हुआ, लेकिन रॉयल्टी का दिया हुआ है और प्रिंटिंग का निकालना है। तो पहले हम टोटल व्यय निकाल लेते हैं। तो कैसे करेंगे, रॉयल्टी का परसेंटेज कितना है भाई, 15% है। इसका मतलब क्या हुआ कि x का 15% कितना है, 22,950 है। यानी x कितना हो गया, 22,950 मल्टीप्लाई 100/15। अब मुझे निकालना किसका है, मुझे प्रिंटिंग का निकालना है। अब मैं सॉल्व नहीं कर रहा इसको, इसलिए सॉल्व नहीं करना क्योंकि मुझे प्रिंटिंग का निकालना है, मुझे पता है। तो आगे मैं सीधे मल्टीप्लाई में लिख दूंगा ना, क्या पता काटना इजी हो जाए, ठीक है। तो प्रिंटिंग का निकालना है भैया। प्रिंटिंग कितना है, 25%, यानी जो एक्स की वैल्यू है मल्टीप्लाई 25/100 हो गया। ये कट गया 100 से 100, 5 3 15, 55 25। क्या ये 3 से कट रहा है क्या, 2 और 2 4, 9 और 5 14, 18। हाँ बिल्कुल कट रहा है भैया 3 से। 3 सत्ते 21, 3 6 18, 3 5 15 और 0 मल्टीप्लाई करना है। 6 पंजे 30 और 2 32, 5 7 35 और 3 38, 38250, बिल्कुल ऑप्शन नंबर 3 प्यारा सा आंसर, ठीक है। कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई, बहुत ही आसान सवाल था। परसेंटेज सारे कंसेप्ट में जानता हूँ, किसका दिया हुआ है टोटल निकाल लिया, प्रिंटिंग का मैंने बता दिया। मतलब समझाने में भी मुझे शर्म आ रही कि यार इतने मैच्योर बच्चों को ऐसा सवाल भी समझाना पड़ रहा है, जो कि इतना इजी सवाल है, ठीक है। तो आप लोग आराम से कर लोगे, बस केवल गलती नहीं करनी। अगला सवाल करते हैं, थोड़ा सा अच्छा सवाल है, ठीक है। वीडियो को पॉज करो, करने का ट्राई करो। हाँ जी, आपने सवाल कर लिया होगा। क्या बोल रहा है कि नीचे दिए गए पाई चार्ट का अध्ययन कीजिए, इसके पश्चात दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। बाढ़ राहत के लिए विभिन्न स्रोतों से कुल एकत्रित राशि जो है वो पाई चार्ट में दर्शाई गई है। क्या बोल रहा है कि 16% जो है एनआरआई, 4% राजकीय कर्मचारी, 2% सामान्य जनता, केंद्र सरकार का छुपा दिया इसने, अच्छा बहुत बड़ा काम कर दिया। 33% राज्य सरकार और 11% कॉर्पोरेट्स। यहाँ से पैसा आया है, सेंट्रल गवर्नमेंट का इन्होंने लिख के नहीं दिया, तो निकाल लेंगे, उसमें क्या है। परसेंटेज में है, टोटल कितना होता है, 100 होता है। जोड़ लेते हैं, 2 और 4 6, 16 और 6 22, 22 और ये 44 हो गया, 22 और 44 66, यानी 100 में से कर देते हैं माइनस, बचेगा 34। यानी ये कितना है, सेंट्रल गवर्नमेंट 34 है। चलिए सवाल क्या करते हैं, कॉर्पोरेट्स और केंद्र सरकार से एकत्रित राशि का लगभग अनुपात क्या है। कॉर्पोरेट का परसेंटेज कितना है, 11 है। केंद्र सरकार का कितना आया, 34 आया। तो 11/34 लगभग में पूछा है इसने। तो इसको मान लो आप 33 होता तो क्या आता, 1/3 तो आता, 1:3 आता। तो ये रहा 1:3, लगभग में निकालना है ना हमें, तो हम क्यों दिमाग लगाएंगे इतना कि डिवाइड देके देख लेंगे। हमने ऑप्शन देख लिए और यहाँ देख लिया यार 11 है 34 है, 33 होता तो 1:3 होता, लगभग में 1:3 ही आएगा, बात खत्म। करना क्या था, कई बार ये गायब कर देगा, करने दो भाई, निकाल लेंगे हम, गायब कर देगा तो क्या हो गया। अगर डिग्री में होता तो 360 में से माइनस कर देते, परसेंटेज में है इसलिए हमने सबको जोड़ के 100 में से माइनस कर दिया। केंद्र सरकार का हो गया, कॉर्पोरेट्स और केंद्र सरकार का रेशो पूछ लिया, कॉर्पोरेट्स है 11, केंद्र सरकार है 34, तो लगभग 1:3, 1:3 आपका आंसर हो गया। मान लो अगर सवाल में आपको टोटल नंबर देते तो आप उसको मल्टीप्लाई करते पहले, जी नहीं, क्यों करेंगे, रेशो निकालना है, परसेंटेज में भी रेशो सेम रहने वाला है और निकालने का सेम रहने वाला है, तो वो गलती हम नहीं करेंगे, टाइम को बचाएंगे। चलिए इस टॉपिक का आखिरी सवाल, जो कि आरपीएससी ने बहुत ही इनोवेशन करके टेबल को और पाई चार्ट के सवाल को जोड़ दिया, तो कोई बात नहीं, जोड़ देने दो, बहुत आसान बन जाता है ये भी। करो 2 सवाल, देखो इसी की मैं अपेक्षा कर रहा हूं कि बस भगवान करे ऐसे 2 सवाल आ जाए इस टॉपिक से, और आप अच्छे तरीके से हमारा 2 सवाल तो एकदम पक्के हो जाए, ठीक है। चलो वीडियो को पॉज करो, करने का ट्राई करो, हल्का तो टाइम लग जाएगा सवाल करने पर, कोई दिक्कत नहीं है, 2 सवाल मिल रहे हैं हमें, जैकपॉट, एक के साथ एक फ्री मिल रहा है। करो।
आई होप आपने सवाल कर लिया होगा। क्या सवाल है भैया? 2000 निम्न सारणी और पाई आलेख का अवलोकन कीजिए। भारत से किए जाने वाले निर्यात के बारे में बात कर रहा है। 2010 11 11 12 12 13 और 13 14 में टू व्हीलर, थ्री व्हीलर, कार, LMV, LCV, HCV, ये सब। और इसके बाद इस टेबल में तो उसने ये बता दिया कि हर साल कितना कितना निर्यात निर्यात ही हो रहा है ना, हाँ निर्यात हो रहा है हजारों में। इसमें इसने ये बताया है कि भारत से विभिन्न क्षेत्रों में दो पहिया, सिर्फ दो पहिया वाहनों का निर्यात कहां कहां पे हो रहा है, वो इसने इधर बता दिया। ठीक है। अब आरपीएससी का देखो, इन्होंने 2010-11 के अंदर EU गायब कर दिया और 13-14 में USA गायब कर दिया। तो कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, देख लेंगे, जो सवाल ने पूछेगा वो निकाल लेंगे उस समय पे। ठीक है, तो इसने करा क्या है, पहले सवाल समझ लो। हर साल का पहले तो आपको दे दिया टोटल निर्यात कितना हो रहा है, फिर सिर्फ दो पहिया वाहन को उठाया, उसमें भी 2010-11 और 13-14, 10-11 और, तो क्या करना है हमें, ध्यान से देखना है कि डेटा किस टाइम का दिया हुआ है और किस चीज का दिया हुआ है। पहली बात, केवल टू व्हीलर का दिया हुआ है और केवल 2 सालों का दिया हुआ है, 2010-11 का और 13-14 का। सवाल क्या पूछा है इसने? पहला पहला सवाल इसने पूछा कि HCV के अतिरिक्त, HCV सबसे लास्ट में दिया हुआ है, इसके अतिरिक्त अन्य वाहनों के वर्ष 2010-11 की तुलना में 13-14 में कितने प्रतिशत का परिवर्तन आया है। यानी क्या करना होगा, अन्यों को मुझे जोड़ना है, HCV को छोड़कर 10-11 वालों को और 13-14 वालों को। कितने कितने हैं भाई? 1250, फिर है 433, फिर है 716, फिर है 823, फिर है 1012। बस लास्ट वाले को तो हमें छोड़ ही देना है, कोई काम ही नहीं है इसका। जोड़ दें, ये हमारा 10-11 का डेटा है। 6 और 3 9 और 3 12 और 2 14, 5 और 1 6 और 3 9 और 1 10 और 2 12 और 1 13, 2 और 1 3 और 4 7 और 7 14, 14 और 8 22, 2 और 1 3 32 34। सही जोड़ा है क्या हमने? वापस चेक कर लें। 6 और 3 9, 9 और 3 12 2 14, 1 5 और 1 6 और 3 9 और 10 12 और 13, 2 और 1 3 4 7 7 14, 14 और 8 22 और 2 और 1 3। ठीक है, ये तो हमारा 10-11 का हो गया। अब हम जोड़ लेते हैं 13-14 का। कितना आ रहा है? 1320, 516, 721, फिर है 803 और फिर है 968। लास्ट वाला तो लेना ही नहीं है। 6 और 1 7 और 3 10 और 18, 2 और 1 3 4 6 और 6 12, 3 और 1 4 4 और 5 9 9 और 7 16 16 और 8 24 24 और 9 33, 3 और 1 4, 4328 3234। क्या हुई है? वृद्धि हुई है। कितनी वृद्धि हुई है निकाल लें। 3234, 8 में से 4 गए 4, 12 में से 3 गए 9, 42 में 10 गए 1094, 1094 हो जाएगा क्या? ये क्या जोड़ने वोड़ने में कुछ गलती वलती हो गई क्या? 1320, 516, 721, 803 और 968। ये वाला 1250, 433, 716, 823 और 1012। इधर जोड़ने में कुछ गलती हुई है यार, पक्का। इतना कम नहीं आएगा ये। 6 और 3 9 और 3 12 तो 14, 5 और 1 6 और 3 9 और 1 10 तो 12 और 1 13, 2 और 1 3 7 और 14 14 और 8 22। ये इतना कम कैसे आ रहा? 1000 2000 तो ऐसे ही हो गए। एक बार कैलकुलेटर में कर लेते हैं, क्या पता भाई कुछ लिखने में मिस्टेक हो रही है या क्या हो रहा है। 1250, 433, 716, 823, 1012। ये 4234 आ रहा है, यहाँ पे 3 आएगा। अच्छा तभी। हम्म ये हो गया 4234। फोर, सब कुछ ही मिट रहा है अपने आप ही। 4234 और ये क्या था? 4328। चलो जोड़ ही लेते हैं वापस। 6 और 1 7 और 3 10 और 8
2 1 3 4 और 6 और 6 12, 3 और 1 4 और 5 9 और 7 16 और 8 24, 24 और 9 4 3 2 4, हम्म 94 आया। तो अब 94 से क्या करना है मुझे, डिवाइड देके 4 2 3 4 इसके बेस पे निकालना है। देखो मुझे 10 11 के अकॉर्डिंग निकालना था ना, मल्टीप्लाई बाय 100। अब सॉल्व कर लें इसको, ये 4 से तो कटेगा नहीं, 34 है यानी 2 से ही कटेगा, 2 1 और 1 7 और ये 47। अब इतना बड़ा डिवाइड देना पड़ेगा हमें। तो आरपीएससी ने भी इस बार क्या कर लिया, हमारी कैलकुलेशन की टेक्निक तो क्या, कैलकुलेशन कितनी बड़ी आप कर सकते हो वो टेस्ट कर लिया। तो ये 2 बार जाएगा, फिर से 2 बार जाएगा, 2.2 2.2 2.2 ये रहा। ठीक है, इसके बाद अगला सवाल है, 2 बाय 10 11 की तुलना में 13 14 में कितने ज्यादा दो पहिया वाहन ईयू को निर्यात किए गए हैं। यानी ईयू को देखना है हमें कि 10 11 की तुलना में 13 14 के अंदर ईयू को कितने वाहन निर्यात किए गए हैं। देख लेते हैं भाई ईयू को कैसे निकालेंगे। दोनों सवालों में ईयू की वैल्यू है कि हमारे पास, थोड़ी दोनों में, इस साल में तो ईयू की वैल्यू है, इस साल में हमें निकालनी है। कैसे निकालेंगे, डिग्री के अंदर है, सबको जोड़ के 360 से कर देंगे माइनस, 120 और 60 हो गए 180, 180 और 105 और 45 कितने होते हैं 150, यानी कितने बचा 30 बच गए। ठीक है, यहाँ पे क्या है 30 डिग्री है। अब 10 11 के अंदर देखो, 10 11 में दो पहिया वाहन टोटल कितने थे 1250, 1250 टोटल दो पहिया वाहन थे। इसमें से ईयू को दिए हमने 30, 30 बटे 360, 12 एकम 12, 0 12 चौक 48, मतलब निकटतम में निकालना है तो 104 पे छोड़ देते हैं इसको एक बार, क्योंकि हमें क्या निकालना है, निकटतम में निकालना है। वैसे तो 2 बज के आगे आ रहा है, लेकिन निकटतम में निकालना है तो 104 से भी काम चल जाएगा। 13 14 के अंदर कितने हैं 1320 हैं और डिग्री है 65, 1320 मल्टीप्लाई 65 अपॉन 360। 6 दूनी 12 और 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 11 6 66, 66 और 5 71.3। तो ये कितना हो जाएगा अगर हम निकालेंगे, 3 दूनी 6, 3 तिया 9 और 3 लगभग 238। तो 238 में से 104 माइनस कर दें तो कितना बचेगा 134 के अराउंड बचेगा, 134 के अराउंड ऑप्शन है जी हाँ बिल्कुल। तो अप्रोक्सीमेटली में ही हमारा काम हो गया। तो सिंपल सी बात क्या है कि इस टॉपिक के अंदर सिर्फ आपको ध्यान क्या क्या बातें रखनी है, क्या क्या डेटा दिया हुआ है वो ध्यान रखना है। दूसरी बात, जो पूछा है उस डेटा को ट्रेस करना आना चाहिए। ट्रेस करने के बाद तीसरी चीज, गलती कैलकुलेशन में नहीं करनी है, आराम से कैलकुलेशन करनी है, कोई जल्दी नहीं है। चौथी बात, कहाँ कहाँ पे समय बचाना है, उन सब का हमें ध्यान देना है। ठीक है, इससे ज्यादा इस टॉपिक में बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आराम से इस टॉपिक को आप 100% एक्यूरेसी के साथ करने वाले हो। ठीक है, तो बहुत ही आसान टॉपिक पूरा कर लिया है हमने। थैंक यू फॉर वॉचिंग द क्लास। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।